नमस्कार। आज एक नए विषय को लेके आपके सामने मैं हाज़िर हुई हूँ, अमावस्या या अब इसको नो मून डे भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हम पंचांग का उपयोग जो होता है शुभ मुहूर्त देखने के लिए करते हैं। किसी भी काम को शुरू करना है, तो जनरली हम चाहते हैं कि वह काम सक्सेसफुल हो तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है, जिसके लिए पंचांग का उपयोग होता है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तिथि वार करण नक्षत्र और योग। तो इसमें से जो तिथि है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है पंचांग का। तो देखिए, अमावस्या का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखने जाए तो संस्कृत में अमा का मतलब होता है एक साथ, और वस्या का मतलब होता है वास करना। मतलब जब एक साथ वास हो रहा है, रह रहे हैं, वास का मतलब रहना, तो वो जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कहलाएगा अमावस्या। तो निश्चित रूप से कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है, इसके बारे में हम सभी काफी अच्छे से परिचित हैं। अब मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमावस्या किस तरीके से फॉर्म होती है। तो देखिए, 360 डिग्री का जो हमारा क्रांति वृत्त है, इस क्रांति वृत्त में सूर्य है वो अपने विमंडल में अपना राउंड ले रहा है, और चंद्रमा भी अपने विमंडल में चक्कर काट रहा होता है। तो जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, तो जो पोजीशन तैयार होती है वो अमावस्या कहलाती है। दूसरा यदि हम पॉइंट समझेंगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो 12 डिग्री का अंतर होता है, तो जो होता है एक तिथि का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक दिन में 1 डिग्री चलता है और चंद्रमा जो है वो एक दिन में 13 डिग्री चलता है। और हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो तेज गति से चलने वाला ग्रह है एज कम्पेयर टू सन। तो निश्चित रूप से चंद्रमा आगे निकल जाता है। तो जब इनमें 12 डिग्री का अंतर तैयार होने लगता है, गत्यात्मक अंतर जिसे हम कहते हैं, तो एक तिथि का निर्माण होता है। तो इस तरीके से 30 तिथियां तैयार होती है, इसी को चंद्रमास भी कहा जाता है। इसमें 15 तिथि जो होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है, और 15 तिथियां जो होती है वो कृष्ण पक्ष की होती है। तो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वो पूर्णिमा कहलाती है, जिसमें मून की एनर्जी जो होती है वो हमको मैक्सिमम मिलती है अर्थ पे रहने वाले लोगों को, क्योंकि सन और मून के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और शुक्ल कृष्ण पक्ष की यदि हम 15वीं तिथि की बात करें तो वो तिथि जो होती है वो अमावस कहलाती है, अमावस्या कहा जाता है, सूर्य चंद्र संगम कहा जाता है, कई इसके नाम जो है वो प्रचलित है। तो इसमें ये होगा कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में अंश कला और विकला के रूप में यदि हम देखते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो लगभग शून्य हो जाता है। तब जो फॉर्म होता है वो कहलाता है कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि, और वही कहलाता है अमावस्या। और इस तरीके से एक चंद्रमास या लूनर साइकिल जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पे चंद्रमा का हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, कृष्ण पक्ष में जस्ट इसका अपोजिट होता है। चंद्रमा की जो एनर्जी है अर्थ पर रहने वाले लोगों को नहीं मिलती है। तो इसी वजह से अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो दो तिथियां है, इनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज हम इसमें से एक तिथि अमावस्या को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूर्णिमा के ऊपर फोकस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि अमावस्या पर जन्म लेने वाले जातकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, और सामान्य आदमी के ऊपर भी अमावस्या पर किस तरीके का इफेक्ट होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करें। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी जो ह्यूमन बीइंग है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आकाश में घूमने वाले जो ग्रह नक्षत्र है, इन सब के हाथों की बनी हुई कठपुतलियां है, वहां से जो हमें रेडिएशंस मिलते रहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, हमारा जो जीवन चक्र है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। यह बात जो है वो सर्वविदित है। अब अमावस्या की बात करेंगे तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तो यह जो स्थिति होती है, यह स्थिति ग्रहण के समय भी होती है, जो कि सूर्य ग्रहण कहलाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर अमावस्या के ऊपर सूर्य ग्रहण होगा ही। यह एक अलग विषय हो गया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो यदि हम कुंडली में भी देख लें, तो यदि हम लग्न से देखते हैं, लग्न से यदि 9th हाउस में मान लीजिए 270 डिग्री के ऊपर सन बैठा हुआ है और मून जो है वो 258 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस देखने जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 12 डिग्री का। तो जब इस तरीके का योग आपको किसी पत्रिका में दिखाई देगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इस का जो जन्म है जातक या जातिका का, ये अमावस पर हुआ है या अमावस के आसपास का हुआ है।
और जब यह जो डिफरेंस होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में 1 डिग्री का भी फ़र्क नहीं होता है। तो जो मून है वो अस्त कहलाएगा सूर्य के द्वारा। तो मून की से मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो लिविंग बीइंग्स को नहीं मिलती है और उसकी वजह से कई सारे जो परिणाम होते हैं हमें उन दिनों देखने को मिलते हैं। तो आइए उसके बारे में देखें। इसके बाद जो अमावस्या होती है ये भी 2 तरह की मानी जाती है, एक सिनी वाली मानी जाती है और एक कुहू अमावस्या मानी जाती है। तो सिनी वाली अमावस्या में जो चंद्रमा होता है वो सन से थोड़ा-सा आगे निकल जाता है और जो दूसरी अमावस्या है कुहू उसमें सन जो है वो चंद्रमा से थोड़ा न आगे निकल जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएँ जो है धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और उल्टा जब होता है कृष्ण पक्ष की तरफ जब हम आ रहे होते हैं तो चंद्रमा की कलाएँ जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा से मिलने वाली जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू पक्ष। अब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हमें पता है कि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, माता का कारक है, भावनाओं का कारक है, जल तत्व का भी कारक माना जाता है और सूर्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये आत्मा का कारक है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, पिता को, सरकार को, उसके बाद लीडरशिप को, लाइफ में मिलने वाला फेम, नेम जो है ये सब हम सूर्य से देखते हैं। तो जब किसी का जन्म अमावस्या पे होता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा से मिलने वाले जो रेडिएशन है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, उससे मिलने वाली एनर्जी कम हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा उपस्थिति नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि सन ने उस मून को ओवरशैडो कर लिया है। तो जो हमारे मन है, हमारी इमोशनल जो क्वोशंट होता है, जो हमारी भावनाएँ होती है, उसको एक्सप्रेस ना कर पाना, इन तरीके के इस मतलब इस योग में जन्म लेने वाले जातकों में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ये लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। सेकंड थिंग ये भी देखने को मिलती है कि इस योग में या इस दोष में कई इसे दोष भी मानते हैं कि अमावस्या में जन्म हुआ तो ये दोष के रूप में भी देखा जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस योग में जन्म लेने वाले जातकों के माता-पिता के बीच में भी अनबन देखने को मिलती है और यदि हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो कुछ कहीं न कहीं मेंटली जो होते हैं ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब्ड देखे जाते हैं। लेकिन साथ में यह भी देखा गया है कि यदि अमावस्या के ऊपर जन्म लेने वाले जातकों की पत्रिका में बाकी ग्रहों की पोज़ीशन अच्छी है तो काफ़ी बिग पर्सनैलिटीज़ भी इस योग में जन्म लेती है। ये बात अलग है कि इमोशनल इश्यूज़ जो होती है जिसको मेंटल ट्रॉमा कहते हैं वो इस जातकों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके पास जो होता है क्विक डिसीज़न पावर होती है, इनके थॉट्स एकदम क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, वो बात नहीं रहती। इन्हें पता होता है कि अपने जीवन में इन्हें क्या हासिल करना है, क्या करना है। इन स्पाइट ऑफ कि ये काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो विज़न होते हैं, वो काफ़ी क्लियर देखे गए हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि इस योग में जन्म लेने वाले जातकों में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनका विज़न काफ़ी क्लियर होता है। इनका जो कॉन्शसनेस होता है वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन मतलब इन्हें वो सब चीज़ें समझ में आती है जो कि सामान्य व्यक्ति की नज़रों से छुप जाती है। कुछ इस तरीके का जो इफ़ेक्ट्स है इस योग में जन्म लेने वाले जातकों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा इन्हें आँखों से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्याएँ भी देखने को मिलती है क्योंकि चंद्रमा जो होता है ये आँखों का भी कारक होता है। इमोशनल इश्यूज़ इनके स्वभाव में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा बिहेवियर भी दिखेगा, एक्सट्रीम या बैड बिहेवियर है तो एक्सट्रीम बैड बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के एक्सट्रीम कंडीशंस में जाने वाले जो जातक होते हैं जनरली अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि में जन्म लेने वाले होते हैं। लेकिन यदि इस योग पर जुपिटर जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सन और मून का कंजंक्शन जिस भी हाउस में हो रहा है कुंडली में, तो ये जो रिजल्ट्स अभी मैंने बताए हैं इसमें काफ़ी हद तक जो है वो परिणाम जो होता है वो उतने बुरे देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि यदि सन और मून के साथ राहु बैठ जाए या सन और मून के ऊपर किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसके बनिस्बत जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो बैड रिजल्ट्स को काफ़ी नलीफाई करता है।
इसके अलावा अमावस्या के जो देवता है वो पितरों को माना गया है, जिसमें से मुख्य जो पितर आर्यमा है, जो जो तिथि है उसके देवता माने गए हैं। इसी वजह से अमावस्या के ऊपर तर्पण आदि का महत्व होता है। इसके अलावा अमावस्या से जो करण जुड़े होते हैं कि पंचांग के जो 5 अंग मैंने बताया उसमें से जो चौथा अंग होता है वो करण कहलाता है। तो इसमें 2 स्थिर करण इसमें आते हैं। वो पहला होता है चतुष्पद और दूसरा होता है नागकरण। तो ये जो दोनों ही करण होते हैं, इसमें चतुष्पद जो करण है ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ करण माना गया है और नागकरण को सुप्त करण के रूप में देखा जाता है। और जो चतुष्पद करण होता है, इस करण का उपयोग जनरली कोई तामसिक काम यदि करना है तो उसमें इस करण का उपयोग किया जाता है और इसी वजह से अमावस्या के ऊपर तंत्र मंत्र साधना आदि का भी विधान होता है। यह जो दिन होता है ये जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए बहुत उपयुक्त माना गया हुआ है। जो ब्लैक एनर्जी जिसको कहा जाता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो वातावरण में बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि हमारे देश में तो आज भी ऐसा देखने में आता है कि ये जो मज़दूर वर्ग होता है, कर्मचारी वर्ग, ये जो होता है अमावस्या के दिन छुट्टी ले लेता है। उसकी जगह वो कहीं किसी और दिन काम कर लेगा, लेकिन अमावस्या पे काम पे नहीं आता है। इतना गहरी बैठ जो है मन में लोगों के है इस तिथि को लेके। 18वीं सदी में तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे वो भी अमावस्या के दिन छुट्टी घोषित करते थे। इसके अलावा जो प्रथमा तिथि है या प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्ष के बाद आने वाली, उसको भी वर्जित माना गया। उसमें भी किसी शुभ कार्य को ना करने की बात कही गई है। इसके अलावा आप यात्राएं जो होती है वो अमावस्या पे टाली जाती रही है पहले के दिनों में। हालाँकि आज इन सारे नियमों का पालन उतना कठोरता से नहीं हो सकता है क्योंकि लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी चेंज हो चुकी है, समय बदल चुका है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन तिथियों के ऊपर हम कोई नया कार्य जो है वो ना करें, कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है उसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इन तिथि के ऊपर तामसिक भोजन भी ना करने की सलाह दी जाती है। मतलब कुल मिला के यह जो तिथि है ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधकों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अमावस्या पे पड़ने वाले जो कई त्योहार हैं, जो हमारे देश में पारंपरिक रूप से मनाए जाते रहे हैं, जैसे दिवाली हुआ, सर्वपितृ अमावस्या हो गया, शनिश्चर अमावस्या हो गया, तो इस बात का संकेत है कि ये जो डार्केस्ट नाइट है, इसका अपने आप में कितना ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अमावस्या जो होती है, वो निर्वाण के साथ जुड़ी हुई है। वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर आउटसाइड वर्ल्ड से हटकर जब हम इनर लाइट की तरफ या आप ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो लोग जो स्पिरिचुअल साधक हैं, उनके लिए ये जो तिथियाँ होती है, पूर्णिमा हुआ या अमावस्या हुआ, ये दोनों ही तिथियाँ काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। और जैसा कि देखने में आता है कि अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर हम जो है थोड़े-से इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो चंद्रमा है, जैसे कि यदि हम अमावस्या की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जब सूर्य के नज़दीक है, तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, वो अर्थ के ऊपर डबल पड़ रहा है क्योंकि इस समय जो चंद्रमा होता है, वो पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है। तो एक प्रकार से चंद्रमा जो होता है, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसमें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में या हमारे पूरे शरीर में ही पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है इस दौरान काफ़ी एक्स्ट्रा होने लगता है ब्रेन की तरफ क्योंकि सब चीज़ें ऊपर की तरफ खींची जा रही है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है, जो ब्लड एलिमेंट है, उसका भी जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वजह से इमोशनल फ्लक्स जो होता है वो इस दौरान लोगों के में देखने को मिलता है। मतलब यदि आप खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, यदि आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो अमावस्या के दिन आप नोटिस करिएगा कि आप में डिप्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो जो कुछ भी आपकी क्वालिटी है वो कुछ न कुछ एनहांस्ड होके इस दौरान हमें देखने को मिलती है और यही बात जो होती है अमावस्या बॉर्न पीपल के पत्रिका में भी देखने की मिलती है कि जो कुछ भी ग्रहों की क्वालिटी उनकी पत्रिका में है, तो वो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़कर सामने आती है। अमावस्या में ये होता है कि जो भी है उसको उठाकर
फेंकने का काम जो है वो चंद्रमा के द्वारा किया जाता है और इसी वजह से देखा जाता है कि कई सारे जो आइलैंड होते हैं वो पानी में सबमर्ज हो जाते हैं या समुद्र में उठने वाला जो ज्वार और भाटा है ये भी पूर्णिमा और अमावस्या के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी होल एनर्जी है वो ऊपर की तरफ खींची जा रही है और इसी वजह से ये जो तिथियां होती हैं इसमें जातक का बिहेवियर या सामान्य व्यक्ति का भी बिहेवियर हम देखें तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्ब्ड वे में देखने को मिलता है। तो जहाँ यदि हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा जो है वो एक प्रकार से फुल ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है, तो अमावस्या जो है वो एग्रेशन को शो कर रहा है। लेकिन दोनों ही एनर्जी है और दोनों का ही अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो अमावस्या बॉर्न पीपल होते हैं वो उनमें नेगेटिव क्वालिटीज ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि जो अमावस्या बॉर्न पीपल होते हैं उनके विजन जो होते हैं वो किस तरीके से क्लियर होते हैं या आप यूँ कह लीजिए कि उन्हें किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए ही परमात्मा के द्वारा धरती पे भेजा जाता है। तो आइए देखते हैं पहली कुंडली। उदाहरण कुंडली पे आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश बना है शनि, ये 9th हाउस में बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है। लग्न में यदि हम देखेंगे तो सन, मून और मरकरी साथ में बैठे हुए, वीनस उच्च का होके 2nd हाउस में है, मार्स भी उच्च का होके 12th हाउस में है, जुपिटर जो है ये 5th हाउस में है, मिथुन राशि में, राहु केतु एक्सिस में आ रहा है 4th हाउस और 10th हाउस। यदि हम लग्न की यदि हम बात करते हैं तो लग्न जो है वो कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न वैसे भी ह्यूमैनिटी को शो करता है, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे डिग्री वाइज तो सन जो है ये 6 डिग्री का है और मून 22 डिग्री का है और मरकरी जो है 15 डिग्री का है। तो सन और मून में जो है वो 16 डिग्री का फर्क है, मतलब ये अमावस्या का योग तो बन रहा है लेकिन डिग्री वाइज डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि सन जस्ट एंटर कर रहा है और मून जो है वो 22 डिग्री का होने की वजह से ऑलमोस्ट बाहर निकलने में है। और यदि हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ग्रह जो है वो उच्च के बैठे हुए हैं, उसमें से जुपिटर सैटर्न जो है ये वक्री है, मरकरी जो है ये भी वक्री है और जुपिटर भी यहाँ पे वक्री है। तो मैंने जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उसमें आपने समझा होगा कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो किस प्रकार का परिणाम देते हैं और क्योंकि उनमें ज्येष्ठा बल बढ़ जाता है और शुभ ग्रह वक्री होने पे कैसा परिणाम देता है, अशुभ ग्रह वक्री होने पे कैसा परिणाम देता है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में जानकारी दी थी एग्जाम्पल चार्ट के साथ। तो उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। यदि हम नवांश कुंडली की बात करते हैं तो नवांश में जो मार्स है वो नीच का होके बैठा है 10th हाउस में, केतु के साथ बैठा हुआ है। मून जो है ये 7th हाउस में है, सैटर्न, मरकरी और जुपिटर ये जो तीनों वक्री ग्रह है ये एक साथ 5th हाउस में बैठ गए हैं। सन को आप देखेंगे तो 3rd हाउस में बैठा है और वीनस जो है ये 12th हाउस में चला गया। तो ये जो कुंडली है ये हमारे देश के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है और हम सभी जानते हैं कि देवी काली के कितने गहन उपासक थे और इन्हें बचपन से ही ईश्वर का दर्शन की अभिलाषा थी। सभी धर्मों के एकता के ऊपर इन्होंने जोर दिया था। तो हमारा फोकस ये है कि इनका जो जन्म ये अमावस्या पे होने के बावजूद भी किस तरीके से इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति करी है उसके बारे में भी हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मेरी लग्न कुंडली पे हम नजर डालते हैं तो जो ग्रह है आप देख सकते हैं कि वीनस यहाँ उच्च का है, शनि यहाँ उच्च का है, मार्स यहाँ उच्च का है। लग्नेश शनि जो है यह उच्च का बैठा हुआ है धर्म त्रिकोण के अंदर। उसके बाद लग्न में आप देखेंगे तो सन, मून और मरकरी तीनों बैठे हुए हैं और मरकरी जो है वो भी शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका स्वामी बनता है राहु, जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है। उसके बाद सैटर्न जो है ये भी स्वाति नक्षत्र में है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ नक्षत्र सीरीज में कि ये लिबरेशन को शो करता है। तो लग्नेश जो है ये अपने आप ही इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति लिबरेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ निश्चित रूप से इंक्लाइंड होगा, उसकी रुचि उस दिशा में होनी ही चाहिए। इसके अलावा यदि हम लग्न की बात करते हैं तो सूर्य लग्न, चंद्र लग्न
और लग्न, ये तीनों जो है वो एक ही है। और ये तीनों फिक्स साइन में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है कि ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ी हुई राशि मानी जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो जो अमावस्या का जन्म होने के बावजूद भी जुपिटर जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना अपने आप में इस अमावस्या दोष को समाप्त कर रहा है। तो जुपिटर जो कि ज्ञान का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, उसके ऊपर लग्न की दृष्टि पड़ना भी इस बात का संकेत है कि व्यक्ति जो होगा वो योगिक एक्सपीरियंस से गुजरेगा, उसकी जो रुचि होगी स्पिरिचुअल साइड में वो नहीं होनी है। यदि हम D9 की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लग्नेश है और लग्नेश जो है ये स्व राशि का हो जाएगा और मरकरी यहाँ पे वर्गोत्तम है। और लग्नेश के साथ जो है वो जुपिटर बैठा हुआ है D9 में, और वो भी बैठा हुआ है धर्म त्रिकोण के अंदर। जुपिटर जो है इसकी भी बात करेंगे तो यह भी वर्गोत्तम है, क्योंकि दोनों ही कुंडली में वो धर्म त्रिकोण में ही बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। यदि हम केतु मार्स की भी बात करते हैं तो केतु जो है वो D1 में आप देखें तो ये बैठा हुआ है 10th हाउस में। और केतु भी जो है वो ऑकल्ट पावर को शो करता है, रहस्य को शो करता है, तंत्र मंत्र विद्या को शो करता है, इसके अलावा अध्यात्म को भी शो करता है। तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में केतु का होना व्यक्ति के कर्म को इस दिशा में इंडिकेट करता है। और यह जो केतु है यह D9 में भी सेम हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में, उसके साथ मार्स बैठा हुआ है। और यदि हम D1 की बात करते हैं तो मार्स जो है वो एक्सॉल्टेड है, अगेन इज इन 12th हाउस। फिर 12th हाउस जो है वो मोक्ष त्रिकोण का अंतिम हाउस माना जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रह D1 और D9 में है ये मोक्ष की तरफ व्यक्ति के सोल को जाने की दिशा को बता रहे हैं। मार्स जो है ये 10th हाउस का लॉर्ड बनकर बैठा हुआ है, 3rd हाउस का भी लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड है कि 12th हाउस में। तो ये इन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस जी को जो उनका जो करियर रहा वो एक संत के रूप में स्थापित हुआ है। यह बात भी इस चार्ट से अपने को क्लियर हो रही है। जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में, एरी साइन में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो ज्ञान होगा, उसकी जो सलाह होगी, उसके जो कर्मा होंगे वो रिलीजियस होंगे, और इसी वजह से ये जो है ये ग्रेट गुरु के रूप में विश्व में स्थापित हुई। इसके अलावा यदि हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस आप देखेंगे एक्सॉल्टेड होकर बैठा है 2nd हाउस में, और लॉर्ड बन रहा है ये 4th हाउस का और साथ में 9th हाउस का भी। तो 9th हाउस भी जो है ये धर्म त्रिकोण का ही हाउस माना जाता है। 9th हाउस से हम जो है ये रिलीजियस यात्राओं को भी देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं, और भी कई चीजें, गुरु को देखते हैं। तो आप ये देखेंगे वीनस जब एक्सॉल्टेड होता है पाइसेस साइन में, तो इसका जो वीनस के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये दोनों तरीके से एक्सट्रीम जाते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी आप देखें या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी देखते हैं तो दोनों ही दिशा में ये जो प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। और यदि हम पाइसेस साइन की बात करते हैं तो पाइसेस साइन इमेजिनेशन को, अगेन स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। जल तत्व की यह राशि होती है, इसमें वीनस का बैठना कहीं न कहीं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को शो करता है। और वैसे ही इनका हुआ भी है कि ये जो है बहुत बचपन से माँ काली के उपासक रहे हैं। भगवान के दर्शन की इच्छा इनके मन में इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ तक सुनने में आता है कि एक बार जब ये काफ़ी देर तक ध्यान में बैठे रहे, उसके बाद भी इन्हें दर्शन नहीं हुए माँ काली के, तो इन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। और इन्हें जो भगवान के दर्शन हुए हैं, ये काफ़ी छोटी उम्र में हुए, लगभग 16 साल की उम्र में हुए हैं। तो इनके बारे में यदि हम और भी इन्फॉर्मेशन देखें, तो यह समझ में आता है कि काफ़ी यंग एज से ये लिबरेशन की तरफ इनका जो मन था वो था, योगिक एक्सपीरियंस की तरफ इनका मन था। और वैसे हुआ भी। मैरिज होने के बाद भी इनकी जो चाह थी वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ना रहते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ रही। और सौभाग्य से इनकी जो पत्नी थी वह भी इसी दिशा में कार्यरत रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वीनस का पाइसेस साइन में रहना जो होता है वो एक कंफर्ट को शो नहीं करता है। जैसे कि वीनस के बारे में हम जानते हैं कि वो ब्यूटी को, कंफर्ट को, इन सब चीज़ों को शो करता है। लेकिन पाइसेस साइन में आने के बाद वीनस की जो क्वालिटीज होती है ये दोनों तरफ से जो होती है, मतलब स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों तरफ से बढ़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की वीनस की स्थिति है। तो हम
हम D9 में देखते हैं तो वीनस जो है ये 12th हाउस में चला गया। तो निश्चित रूप से मटेरियलिस्टिक लाइफ का लॉस होते हुए इनका जो इंक्लिनेशन हुआ वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा। ये हाई पावर ऑफ वीनस कहलाता है कि व्हेन वीनस इज इन पाइसेस साइन। इसके बाद यदि और भी देखा जाए तो आत्मा कारक ग्रह इनका बन रहा है राहु। और राहु जो है कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। और इसके अलावा राहु की स्थिति हम देखते हैं तो राहु 4th हाउस में है और इसका जो लॉर्ड है वीनस अगेन एक्सॉल्टेड है। तो ये भी इस बात को शो कर रहा है कि व्यक्ति का जो रुझान है वो हाईएस्ट पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही रहेगा और वैसा ही इनका हुआ भी है। इस कुंडली का अध्ययन करने का उद्देश्य मेरा यही था कि अमावस्या पे जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो किस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं बनिस्पत उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह गुरु या शुक्र आदि की दृष्टि होती है। तो वही इनका हुआ। इनका जो जीवन था ये पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल रहा। भगवान के प्रति इनकी जो डिवोशन था वो सभी हम सभी इनसे काफी वाकिफ है। कई तरीके के एक्सपीरियंस इन्हें अपने जीवन में आए हैं भगवान को लेके और उन्होंने धार्मिक एकता के ऊपर भी जोर दिया। तो ये सारी चीजें जो होती है अमावस्या बॉर्न पीपल की कुंडली में आपको देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं एक और अगली कुंडली जो स्क्रीन पे आ रही है कन्या लग्न की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति यदि हम देखते हैं तो अंगारक योग बन रहा है 4th हाउस में। जुपिटर केतु और मरकरी बैठे हुए हैं 10th हाउस में। लग्नेश जो है ये स्वराशि का बैठा हुआ है। सन मून कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है और यह अमावस्या का ही जन्म है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है वो स्वराशि का बैठा हुआ है। वीनस की स्थिति देखते हैं तो 12th हाउस में है और 5वां और 6वें घर का जो स्वामी बन रहा है सैटर्न ये 2nd हाउस में उच्च का बैठा हुआ है। अभी ये जो कुंडली है ये कुंडली के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर्षद शांतिलाल मेहता इनकी कुंडली है जो इंडियन स्टॉक ब्रोकर थे बिजनेसमैन थे और एक जो है स्कैमर थे। स्कैम इन्होंने बहुत बड़ा किया था स्टॉक मार्केट में जिसके बारे में शायद सभी लोग अवगत होंगे ही। तो इनकी कुंडली को लेने का उद्देश्य मेरा ये था कि अमावस्या का जन्म होने के बाद जो मैंने कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि वो व्यक्ति जो होता है उसका जो टारगेट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है या आप ये कह लीजिए कि जो भी वो पाना चाहता है लाइफ में उसमें दो राहें नहीं रहती। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की स्थिति यहाँ पे दिखती है। तो अभी इस कुंडली का यदि हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें काल सर्प दोष और अमावस दोष ये दोनों बना हुआ है। अब यदि हम 5th और 6th हाउस की बात करें तो 5th हाउस स्पेकुलेशन का है सट्टा लॉटरी एक्सेट्रा को शो करता है और 6th हाउस में डेप्ट एक फीचर आता है जैसे कि रोग ऋण रिपू के बारे में 6th हाउस का संबंध देखा गया है। तो ये जो दोनों हाउसेस का लॉर्ड बन रहा है सैटर्न ये बैठा हुआ है धन भाव में और बैठा भी है तुला राशि में। तो तुला राशि जो है वैसे भी व्यवसाय को शो करती है। धन भाव में बैठा है उच्च का बैठा है। जुपिटर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है तो सैटर्न की स्थिति बहुत अच्छी है। वीनस को देखें तो वीनस 12th हाउस में है और 12th हाउस का वीनस व्यक्ति को जो है भोगशील बनाता है। लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा टेम्पटेशन देखने में मिलता है जब कभी भी वीनस 12th हाउस में रहता है। नॉर्मली हमने देखा है कि ग्रह 12th हाउस में जाने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। एक केतु को अच्छा माना गया है 12th हाउस में क्योंकि वो मोक्ष का कारक है। लेकिन वीनस यहाँ पे जो होता है 12th हाउस में भोगी वृत्ति देता है ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम लग्नेश की बात करते हैं तो यहाँ पे भद्र पंचमा पुरुष योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि जो लग्नेश है ये स्वराशि का बैठा है और जुपिटर और केतु के साथ बैठा हुआ है। यद्यपि जुपिटर के साथ उसकी मित्रता नहीं है लेकिन जुपिटर जो है यहाँ पे 7th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है 4th हाउस के लॉर्ड के साथ। और मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन जब भी साथ में आता है किसी भी पत्रिका में तो उसमें व्यक्ति की कैलकुलेटिव कैपेबिलिटी जो है मैथमेटिकल कैपेबिलिटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा तीव्र देखी गई है। एक्सट्रीम उनका सोच रहती है इमेजिनेशन रहता है। इसके अलावा यदि हम और भी देखते हैं कुंडली में तो चंद्रमा जो है ये स्वराशि का लाभ भाव में बैठा हुआ है
और चंद्रमा और सूर्य इन दोनों की दृष्टि 5th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। यदि 4th हाउस की बात करते हैं तो 4th हाउस में राहु और मार्स ही अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। मार्स की दृष्टि भी 10th हाउस के ऊपर है, 7th हाउस के ऊपर है और साथ में मार्स की दृष्टि 11th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। मार्स की बात करें तो मार्स यहाँ पे 3rd हाउस जो कि पराक्रम का भाव है उसका लॉर्ड बन रहा है और साथ में बन रहा है ये 8th हाउस का लॉर्ड भी। अब हमें पता है कि 8th हाउस जो है वो सीक्रेसी को, सडन इवेंट्स एक्सेट्रा इन चीज़ों को शो करता है। तो ये जो कुंडली है इसके कुंडली के बारे में आप सभी लोग अच्छे से अवगत होंगे कि किस तरीके से इन्होंने 10 साल का जो पीरियड था 1980 टू 90 जबकि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उस समय इन्होंने बैंकों से पैसा लिया और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया और बीच में अपना कमीशन सेट करते हुए लगभग 5,000 करोड़ का जो घोटाला है वो इन्होंने किया था। और यह घोटाला आज तक के जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और इनके ऊपर लगभग 27 क्रिमिनल चार्जेस जो है वो सिद्ध हुए थे। इसके बाद यदि पूरे कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जब इन्होंने स्कैम किए थे तो उस समय इनका जो टाइम पीरियड चल रहा था वो मरकरी की दशा चल रही थी 73 टू 90 के बीच में। और मरकरी की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है। एक तो वो लग्नेश बना है, 10th हाउस का ही लॉर्ड बना है और साथ में जुपिटर के साथ बैठा है। जुपिटर जो कि धन का, बैंकों का भी कारक होता है। तो ये इनको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि अमावस्या का जन्म होने के बाद भी इस व्यक्ति ने जो है वो इस तरीके का जो है स्कैम किया विदाउट किसी की भी नज़र में नहीं आया। लगभग 10 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता है जिसमें बैंकों को भी पता नहीं चला। बड़े-बड़े बैंक्स इसके चपेटे में आ गई थी उस समय। तो ये सब ना पाने का कारण ये है कि व्यक्ति की जो सोच है, आप यदि मून की पोजीशन देखिए तो मून यहाँ पे 11th हाउस में स्वराशि का बैठा है। यद्यपि अमावस्या का जन्म है लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी है क्योंकि चंद्रमा लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो नेचुरली अपने हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो होता है वो पावरफुल होता है। ये तो हमारा एक सिंपल सा नियम है। इसके बाद लग्न भी कन्या का है तो कन्या लग्न जो होता है वो एनालिटिकल पावर को भी शो करता है। तो निश्चित रूप से इनके एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी थी। इनका दिमाग काफ़ी तेज रहा था तभी वो इस तरीके के काम कर पाए। यदि और भी हम देखते हैं वीनस की स्थिति तो मैंने जैसे बताया कि 12th का वीनस भोगशील वृत्ति को भी शो करता है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनने जितना पैसा ये कमाते थे उससे ज़्यादा पैसा ये खर्च भी करते थे। तो इनके पास उस ज़माने में महँगी कारें होती थी, इम्पोर्टेड कार्स होती थी। मुंबई के पॉश इलाकों में इनके अपार्टमेंट्स थे और कई एमिनिटीज उन अपार्टमेंट्स में थी। उस जमाने में अपार्टमेंट्स में स्विमिंग पूल एक्सेट्रा का होना ये अपने आप में एक ये शो करता है कि व्यक्ति जो है वो किस तरीके की लाइफस्टाइल पसंद करता होगा। तो ये वीनस का एस्पेक्ट जो है वो एक तो इसके ऊपर भी जा रहा है, 6th हाउस के ऊपर जा रहा है और वीनस खुद 12th हाउस में बैठा है। और वीनस जो है आप देखेंगे तो ये लॉर्ड बन रहा है 9th हाउस का और साथ में बन रहा है अगेन 2nd हाउस का। तो 2nd हाउस फिर धन का कारक है तो धन कमाया उसने और खर्च किया। तो लग्न जो है ये 2 ग्रहों के बीच में है, एक सैटर्न उच्च का और वहाँ वीनस की स्थिति भी अच्छी है। तो कुल मिला के इस तरीके से इस कुंडली को हम समझ सकते हैं। अब थोड़ा नक्षत्रों पे यदि हम नज़र डाल दें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो चंद्रमा है ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है तो ये भी जुपिटर का नक्षत्र है। यदि सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न राहु के नक्षत्र में है और राहु जो है वो टोटल मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो करता है, पोज़ेशन को शो करता है। ये सबसे हम अभी अच्छे से परिचित हैं। इसके बाद यदि हम केतु की बात करते हैं, मरकरी ये सारे ही जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और जुपिटर के साथ ही बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो ज्ञान है और उसकी जो बुद्धि है क्योंकि मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान और बुद्धि का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन
विथ एनालिटिकल पार्ट, क्योंकि केतु भी वहां पर है, रिसर्च पार्ट आप इसको कह सकते हैं, उसका 10th हाउस में रहना व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में किसी न किसी रिसर्च के साथ जोड़ता है। तो नेचुरली ये स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स के भाव का गिरना या ऊपर उठना, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इन सब चीजों के लिए रिसर्च तो करनी पड़ती है, सोचना तो पड़ता है। तो ये इस वजह से भी इन्हें इसका फायदा हुआ है। इसके बाद यदि हम राहु की बात करते तो राहु को आप देखेंगे तो राहु खुद वीनस के नक्षत्र में बैठा है। तो राहु वीनस के नक्षत्र में होना, वीनस का 12th हाउस में रहना, निश्चित रूप से राहु वीनस का जो कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है व्यक्ति को किसी भी चीज की ओढ़ को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वही इनकी जो है वो जीवन यात्रा रही है। इसके बाद मरकरी सॉरी मार्स को भी देखेंगे तो मार्स भी केतु के नक्षत्र में है। तो मार्स का भी 4th हाउस में रहना, उसका 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, तो और ये 3rd हाउस का लॉर्ड बना है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति में करेज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी इनकी कि इन्होंने इतना जो फ्रॉड किया एक सामान्य व्यक्ति होने के बावजूद, इन सारी चीजों को सीखा, बारीकियों को समझा और रिस्क उठा के इस तरीके से जो स्कैम किया है, तो ये मार्स की वजह से हुआ है। और ये सारी जो उन्होंने किए थे, तो ये दशा जैसे मैंने बताया कि मत्सरी की चल रही थी, और जैसे ही इनकी केतु की दशा शुरू हुई है 90 से 97 के बीच में चली है, तो उस दौरान इनका जो स्टारडम था वो नीचे आने लगा। एक समय जमाने में इन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था। अमिताभ बच्चन वहाँ का स्टॉक मार्केट का, इस तरीके के भी नाम जो इनके ऊपर इनके नाम लिए जाते थे, और इनके ऊपर कई फिल्में भी बनी है, वेब सीरीज भी बनी हुई है, इनसे आप परिचित होंगे ही। तो जब केतु की दशा शुरू हुई तो इनका स्टारडम नीचे आने लगा, क्योंकि केतु जो है ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो नहीं करता, ये आइसोलेशन को शो करता है, और केतु जो है वह 10th हाउस में बैठा हुआ था। तो केतु वहां पे एक्टिवेट हुआ और उसने इन्हें नीचे लाया। तो कुल मिला के ये जो कुंडली है, दो दोष होने के बावजूद भी एक समय में काफी टॉप पोजीशन पर लेके गई नेटिव को, और उसके बाद वो नीचे आए। तो इस तरीके से हम ये जो है अमावस्या दोष पे जन्म लेने वाले जातकों की लाइफ जर्नी को समझ सकते हैं। ये आपके सामने आ रही है। तो इस कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश बन रहा है, शुक्र 9th हाउस में है, कॉम्बस पोजिशन में है, और 9th हाउस में देखिए जुपिटर भी है, मरकरी भी है, सन भी है, मून भी और वीनस है। तो सन और मून के लिए हम डिग्री वाइज डिफरेंस देखते हैं तो 11 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अमावस्या का इनका जन्म है, और इतने सारे ग्रहों का एक हाउस में रहना जो होता है उस हाउस की एनर्जी को निश्चित रूप से एक्टिवेट करेगा। यदि हम और भी बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों ने भी नक्षत्र का एक्सचेंज किया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। राहु केतु एक्सिस में आ रहा है 4th हाउस और 10th हाउस। मार्स जो है ये भी वक्री हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका भी बल बढ़ चुका है, और ये भी सेकंड हाउस में विद्यमान है। तो सैटर्न भी रेट्रो है और चंद्रमा के नक्षत्र में होते हुए यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, एस्पेक्ट डाल रहा है 10th हाउस के ऊपर। अब यदि बाकी ग्रहों की भी बात करें तो राहु केतु को आप देखेंगे तो ये भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि अगेन शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र की कंडीशन कुंडली में बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, और शुक्र जबकि यहाँ पे लग्नेश बन के बैठा हुआ है। लेकिन साथ में जो है एक तो सन और मून है, उसके बाद मरकरी है, जुपिटर है, मतलब कुछ शत्रु ग्रह है इसके, और कुछ मित्र ग्रहों के बीच में वीनस की स्थिति दिख रही है। यदि और बात करते हैं मार्स की, तो मार्स भी जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मार्स का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो एक तो पड़ रहा है ये 8th हाउस के ऊपर, दूसरा पड़ रहा है 9th हाउस के ऊपर, और तीसरा जो एस्पेक्ट पड़ रहा है इसका 5th हाउस के ऊपर। सैटर्न की दृष्टि की बात की जाए तो सैटर्न का मैंने जैसे बताया कि 10th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और 3rd हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है। और जो 3rd हाउस है कुंडली का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है। जुपिटर की बात की जाए, क्योंकि जुपिटर शुभ ग्रह माना जाता है, तो जहां वो अपनी 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहा है, उसके बाद 9वीं दृष्टि से वो 5th हाउस को देख रहा है, और इसके अलावा
लग्न के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ से भी हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 लग्न पे दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिला के जैसे कि मैंने आपको पहली वाली कुंडली में भी बताया था कि अमावस्या का जन्म होने के बाद भी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या लग्नेश पे पड़ रही है तो उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि नेटिव की दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, ये सारा कंप्लीट एनालिसिस इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बाद भी जुपिटर की दृष्टि जो है उसके ऊपर पड़ रही है। यद्यपि जुपिटर जो है वो कॉम्पस्ट है, लेकिन निश्चित रूप से वो शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह अपनी जो शुभता है उसे तो नहीं खोएगा, जैसे कि ज्योतिष का मूल नियम हम सभी जानते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मैंने ये उदाहरण कुंडली को देखा है, समझा है और आपके सामने प्रस्तुत किया। इस कुंडली में ये जो जातक है, ये आज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है। अब ये हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जब इनकी राहु की महादशा चली थी 35 से 53 के बीच में, तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी है। 1947 के जो रॉयट्स हुए थे, उन रॉयट्स में इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को अपने सामने मरते हुए देखा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड बाथ हुआ था 1947 के रॉयट्स में, उसके ये विटनेस रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राहु में जो वीनस का अंतर आया था, तो वीनस यहाँ पे लग्नेश था। राहु जो है ये 10th हाउस में बैठा है। राहु को जैसे कि मैंने बताया कि वो वीनस के नक्षत्र में है, उसके ऊपर सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही है और अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है। तो उस समय इन्होंने ये सारी जो है ट्रेजेडी देखी है। और लेकिन इसके बाद जब इनका सैटर्न का अंतर आया, कि सैटर्न के लिए हम बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए ये योग कारक है, गर्भकर्माधिपति योग बना रहा है, रेट्रो है, लग्न में बैठा हुआ है। तो जब सैटर्न की दशा इनकी आई है 69 टू 88 के बीच में, तो उस समय इन्होंने इतनी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट के जज करके नियुक्त हुए हैं और उसी पद से जो है ये रिटायर्ड हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमावस्या का जन्म होने के बाद भी यदि कुंडली में कॉम्बिनेशंस, बाकी जो कॉम्बिनेशंस यदि अच्छे बन रहे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे कि पड़ रही है, मैंने बताया कि लग्न लग्नेश के ऊपर, तो व्यक्ति जो है परेशानियों से ओवरकम कर जाता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ टारगेट जो है वो अचीव करता है। ऐसा मेरा देखने में आया है, क्योंकि मैंने कई अमावस्या बॉर्न कुंडलियों का अध्ययन किया है और हर कुंडली में एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, मेरे देखने में आ रही है कि ये योग जिस भी हाउस में फॉर्म होता है, उस हाउस से जो जुड़े हुए रिजल्ट्स है, उस हाउस से जुड़े हुए जो कारकत्व है, वो व्यक्ति के जीवन में ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे यहाँ पे 9th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो 9th हाउस फादर का भी न होता है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी होता है। तो देखिए इन्होंने अपने फादर को खोया, लेकिन हायर एजुकेशन भी प्राप्त किया है। इसी प्रकार फर्स्ट कुंडली जो हमने देखी रामकृष्ण परमहंस जी की, जो कि संत थे, तो इनमें अमावस्या का जो योग का निर्माण हो रहा था वो लग्न में हो रहा था। तो लग्न में होने की वजह से इनका पूरा लाइफ में जो फोकस था वो खुद के इम्प्रूवमेंट के ऊपर था, आत्मचिंतन के ऊपर था। उसी प्रकार हर्षद मेहता की कुंडली जब हमने देखी है, तो 11th हाउस में ये योग बन रहा है, तो वहां पे फोकस जो था व्यक्ति का वो लाभ प्राप्ति की तरफ था, सोशल इमेज की तरफ था। तो इस तरीके से ये जो 3 कुंडलियां मैंने ली है, इससे अमावस्या योग में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। ये जो उदाहरण कुंडली है स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है, आप इसका एनालिसिस कीजिए। ये भी अमावस्या बॉर्न जातक की कुंडली है और देखिए कि किस तरीके के परिणाम आपको इस एनालिसिस करने के बाद मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से क्या समझा, क्या आपको सीखने को मिला। इससे हमारा भी कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञानवर्धन होगा। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसके अलावा यदि अभी आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द समाधान आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।